students, once again I am here, your teacher. देखिए बेटा, हमने पार्ट 2 फेडरलिज्म में डिस्कशन किया था कि कौन सी वो चीजें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। ओके, तो मैंने उसमें आप लोगों को कुछ लिस्ट के बारे में बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ओके, कॉन्फ्रेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, ये बात खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, हमें ये पता चल गया फेडरलिज्म क्या है, हमें ये पता चल गया कौन सी चीजें भारत को फेडरल कंट्री बनाती हैं। बनाने तक हमें पता चल गया क्या फेडरलिज्म प्रैक्टिस में भी है या नहीं। आज हम उसका यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ बिंदु हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहां स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट, ओके, क्या आता है हमारा इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, ये पॉलिसी ही थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी, राइट। सेकंड, देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन क्या हम पूर्णतः स्वतंत्र हुए? मैं आपको बता दूं, एज फार एज आई कंसर्न एंड एज फार एज आवर हिस्ट्री कंसर्न्स, तो स्वतंत्र होने के बाद हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम फेस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अचानक से, एकदम अचानक से, मतलब संघर्ष तो रहा, लेकिन हमें पूरे देश की बागडोर हमारे हाथ में आ गई। वी हैड टू रूल ऑन आवर कंट्री, तो कुछ ना कुछ सिस्टम बनाने थे हमें। हालांकि 2 years 11 months और 18 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में लगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम कंप्लीटली अपने आप को, हमने अपने लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों पर बता दिया कि इस तरह से इंप्लीमेंट करने हैं। 26 जनवरी हमारे यहां रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या उस समय हम कंप्लीट थे? नहीं थे, सब कुछ बिखरा पड़ा था। बिल्कुल वो सिचुएशन थी जैसे रात में किसी के यहां शादी होती है और शादी होने के बाद सुबह उसके घर का माहौल देखिए, चाहे कितना भी सोफिस्टिकेटेड घर है, चाहे कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, कितना ही डेकोरम है, लेकिन उस सुबह आपको सब कुछ हशल बशल मिलेगा, स्कैटर्ड मिलेगा, सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा। ऐसे ही हमारे देश की हालत थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट रहे थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, मोर देन 560 से भी ज्यादा हमारे यहां प्रिंसली छोटे छोटे रियासतें बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेट्स बने, अब ब्रिटिश टाइम में कुछ स्टेट्स बने, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब उस समय की जब हम पूरी तरह स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद 1950 के बाद की बात कर रहे हैं। देखिए, 1953 में पॉइंट नंबर 1, 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए प्रस्ताव रखा गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को पास होने में, मतलब इस प्रस्ताव को कंप्लीट होने में, अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या था, पहले ये भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि अब भारत के अंदर इतने सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करने वाले, उनको प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम एक ही भाषा को उन पर इंपोज करेंगे या ओनली वन लैंग्वेज विल बी गिवन टू देम टू स्पीक इन थ्रू आउट द कंट्री, इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं बात करूं भाषाओं की, अगले टॉपिक में वैसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि भाई अब ऐसा काम किया जाए जिसमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको एक बेस दिया जाए, और वो बेस था लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के आधार पर कुछ स्टेट्स को बनाया जाए जिससे उनके सिस्टम को चलाने में थोड़ा इजी हो। अब ये बात बताइए, कोई आदमी आपके सामने आकर करने लगे समझ रहे हैं ना, मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझसे कोई कन्नड़, मलयालम,
तमिल, इन भाषाओं में आगे बात करेगा तो मैं आई विल बी लुकिंग लाइक दिस एज आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो अगर हम ये काम सरकार पर सौंप देते, जहां आपको पता है हमारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती, इसलिए इस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया। लेकिन ये बनाकर, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको 1 नवंबर 1956 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। और सबसे पहला जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला स्टेट था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु स्पीकर। स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहां प्रपोजल आया लेकिन टाइम लग गया सिस्टम को कंप्लीट करने में। तो 1 नवंबर 1956 को पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे देश में उसका डिवीजन किया गया। डिवीजन करने के पीछे का जो मेन मोटिव था वो यही था कि देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल सिस्टम में बटा हुआ है, पावर शेयर की हुई है। अगर लोग अपनी बात ही कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली तो कैसे काम चलेगा? इतना बड़ा लोग अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, समझ नहीं आएगा तो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी में आपका फर्स्ट स्टेट हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको ध्यान से देख लीजिए, दोनों इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू है। ओके, तो चलिए, इसके बाद बहुत सारे और स्टेट्स हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें मैंने आंध्र प्रदेश लिखा है, एपी है इसमें, आंध्र प्रदेश, एक इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा आपका MH। ओके, इसमें गुजरात भी आप लिख सकते हैं, गुजरात भी एक एग्जाम्पल है जो लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग बना है। ओके, इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक के साथ साथ दूसरी चीज थी कल्चर। हालांकि कल्चर जो स्टेट थे वो काफी बाद में आकर बने हैं, पहले लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट्स को ही बनाया गया था। अब मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाषा से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमें बात ही समझ नहीं आएगी। इफ व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, whatever I am teaching you, if you are not going to understand, so what is the benefit of my class? Understand? कोई बेनिफिट नहीं है। तो देश में भी यही स्थिति होने वाली थी। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया और स्टार्टिंग में 14 स्टेट्स को डिवाइड किया था। 14 स्टेट्स को डिवाइड किया था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये तो हुआ लैंग्वेज वाला पार्ट, राइट। एक कल्चर वाला पार्ट भी था। कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो झारखंड, नागालैंड, ओके, और एक आप इसमें लिख सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड भी इसी का एक पार्ट था। ठीक है, कल्चर के अकॉर्डिंग ही उसको भी अलग किया गया था। किसको अलग किया गया था? उत्तराखंड को। ओके, इसको तो काफी बाद में किया गया है। तो बेटा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पॉलिसी से पता चलता है कि इस बात को ध्यान में रखा गया कि भारत एक फेडरल कंट्री है, तो किसी भी स्टेट को भाषा को लेकर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए, ये हमारा पॉइंट हो जाता है यहां पर कंप्लीट, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को समझ आ गया। इसके बाद भाषा के आधार पर पहले स्टेट को अलग कर दिया। मैंने बहुत सारा पोर्शन इस टॉपिक का जो मैं अभी लिख रहा हूं, मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है, लैंग्वेज पॉलिसी। इसी के साथ अलोंग विद दिस लैंग्वेज पॉलिसी को भी बनाया गया। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? देखिए, इंडिया में 40% पीपल एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम एंड आवर लॉज वर इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय 40% लोग हमारे यहां हिंदी बोलते थे। ठीक है, हिंदी स्पीकर थे, हिंदी स्पीकर। और 60% में हमारे यहां बहुत सारी भाषाएं थी, जिनमें हम लगभग 21 लैंग्वेजेस काउंट करते हैं। 21 लैंग्वेजेस, 60% पीपल। ठीक है, इसे स्पीकर भी लिख सकते हो, यहां मैंने लिख दिया है। तो 40% हिंदी और 60% ये आपका अदर लैंग्वेजेस बोलते थे। 21 अदर लैंग्वेजेस थी, अदर, जिसमें तमिल, तेलुगु, उड़िया, ठीक है, पंजाबी, और आपकी जो गुजराती, राजस्थानी, मराठी, अंडरस्टूड, तेलुगु, ये बहुत सारी भाषाएं थी इसके अंदर। तो
इस लैंग्वेज पॉलिसी को इसलिए बनाया गया कि देखिए भाई, अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज अनाउंस करते हैं तो ये 60% जो बाकी लोग हैं ये अलग हो जाएंगे, तो फिर फेडरल सिस्टम का फायदा क्या हुआ? देयर वाज नो बेनिफिट। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। कौन सी लैंग्वेज बना देते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। ठीक है। अब ये 21 जो लैंग्वेजेस हैं, इनको कहा कि आप स्टेट में इनको यूज कर सकते हैं। वर्क्स कैन बी डन यूजिंग स्टेट लैंग्वेज। हमें देखिए किसी भी तरह से पावर को शेयर करते हुए प्रॉब्लम्स को खत्म करना था, हमने कर दिया। हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। बाकी भाषा को कहा कि आप अपने वर्क अपने स्टेट में अपनी भाषा में कर सकते हैं। यू कैन डू योर वर्क इन योर ओन लैंग्वेज, फाइन। अब बचती थी इंग्लिश भी बचती थी। इंग्लिश को कहा कि ये एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगी। इसको क्या कहा? ऑप्शनल लैंग्वेज इसको बोल दिया गया कि ठीक है, स्टेट क्या करेगा? इंडियन स्टेट्स विल यूज देयर ओन लैंग्वेज फॉर देयर ऑफिशियल वर्क। इंग्लिश कैन बी यूज फॉर ऑफिशियल वर्क एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज, और हिंदी को मात्र ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। ठीक है, इसको नेशनल लैंग्वेज का पार्ट नहीं दिया गया। यह भी इसलिए बनाया गया था पॉलिसी को कि जिससे कोई क्लैश ना हो और जो कंट्री का फेडरल सिस्टम है वो इंटरप्ट ना हो, वो स्मूथली फंक्शन करता रहे। ठीक है, तो एक चीज हमारी ये आती है लैंग्वेज पॉलिसी। आप इसको देख लीजिए, और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं अगली वीडियो में उस चीज को ऐड करूं, उसके बाद मैं आगे चलूं। ओके, चलिए इसको हम हटा देते हैं यहां से। इसके बाद हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना है आपको कि सेंटर स्टेट रिलेशन हमारा क्या था। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस नाम की एक पार्टी ही एग्जिस्टेंस में थी। एग्जिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं आप? सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी थी जो उस समय दमदार थी और ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। इन्होंने देश पर काफी लंबे समय तक रूल भी किया है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज इट। काफी समय तक इन्होंने रूल भी किया है। ऐसे में क्या होता था, दूसरी पार्टी जो एमर्ज होकर आई, वो एमर्ज होकर आई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। अगर आप मार्केट जाते हैं, सो इन मार्केट सपोज कीजिए कोई एक ही दुकान वाला है या कोई एक ही सब्जी वाला है, तो वो अपनी मर्जी से रेट लगाता है। आप उससे कितना भी प्यार से बात कर लीजिए, कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो रेट अपनी मर्जी से ही लगाएगा और आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ भी यही होता था, क्योंकि हमारे पास एक ही बहुत बड़ी पार्टी थी, वो ही जीतती थी, वो उसकी पार्टी बन जाती थी। फिर बाद में बीजेपी आई तो सिर्फ 2 पार्टी रह गई, तो बहुत बड़े ऑप्शंस हमारे पास अभी भी नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये होती थी बेटा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द डेप्थ, सो यू विल हैव टू लिसन केयरफुली। प्रॉब्लम ये होती थी कि जब 2 ही ऑप्शन हमारे पास है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। अब या तो पार्टी ए जीतेगी इलेक्शन में या पार्टी बी जीतेगी, यही हो सकता था। मतलब हम 50-50% का प्रोबेबिलिटी ले सकते थे। तो इनको कभी भी ऐसी नीड ही नहीं पड़ती थी कि ये ना जीते, कोई भी एक जीत जाती थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या हुआ, 1990s के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा एंड नोट कर लीजिएगा बेटा, आफ्टर 1990s बेटा यहां से पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज होने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर बढ़ने लगे। पहले 2 पार्टी थी, आज आपके पास 7 नेशनल पार्टीज हैं और मोर देन 760 इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड रीजनल एंड लोकल पार्टीज हैं। आप सोचकर देखिए, जब इतनी पार्टीज देश में होंगी तो क्या होगा। पहले ये पार्टीज क्या करती थी, अपनी मर्जी से स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड करती थी, अपनी मर्जी से स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करती थी। क्योंकि अगर कोई पार्टी सेंटर में है, मान लीजिए कोई पार्टी
सेंटर में है ए पार्टी, और ये ए पार्टी ही कुछ स्टेट्स में है। स्टेट्स हमने ले लिया 1 2 5 8 9 10, कोई भी नंबर 11 12 13, सो मैनी। जो पार्टी सेंटर में थी वही पार्टी स्टेट्स में होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी पार्टी को अच्छा फंड, अच्छी हेल्प करते थे, लेकिन जो दूसरी पार्टीज निकल कर आई, छोटी छोटी पार्टीज स्टेट्स में, उनको इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये होता है 1990s के बाद, लॉट ऑफ पार्टीज केम इनटू फोर्स। अब लोगों के सामने नई नई पार्टीज आने लगी, लोगों ने अपनी पार्टीज, अपनी ओपिनियन बदलना शुरू कर दिया। अब सेंटर में एक पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल हो गया। मैं आफ्टर 1990s की बात कर रहा हूं। अब ऐसे में जब जीतना मुश्किल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि देखो पहले दो पार्टी थी, सपोज कीजिए हमारे पास 545 सीट्स हैं, दो पार्टी थी, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है 73 या 72.5 की प्रोबेबिलिटी बैठती है 50%। लेकिन पार्टी हो गई 6, आज पार्टी हो गई हमारे पास 6 या 7। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है, कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी हमारी, करके देख लीजिए। ये हो जाएगी हमारी 5, लगभग 77 पॉइंट समथिंग सीट्स बैठती हैं एक पार्टी के पास। तो मतलब साफ है, अब अगर सेंटर में किसी पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो उसको स्टेट्स के साथ अपना सही व्यवहार रखना होगा, अपने रिलेशंस को अच्छा रखना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती, अ सिंगल पार्टी डज नॉट कम इन मेजोरिटी, और जब ये मेजोरिटी में नहीं आती तो गवर्नमेंट कैसे बनाएगी। अब हमारे देश में गवर्नमेंट बनने के लिए एक और टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कोलिशन कब होता है बेटा, कोलिशन कब बनेगा हमारा कोलिशन जब बनेगा जब 2 और मोर पार्टी, बेटा ध्यान से सुन लेना, 2 और मोर पार्टीज come together and form government। इसको हम कहते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये 2 और मोर पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे, स्टेट से आएंगे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो बिहेव है स्टेट्स के साथ, वो अच्छा रहता है, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन में हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी, स्टेट से जीते हुए जो मेंबर्स हैं वो हमें मिलेंगे। क्योंकि अगर हम कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं आए और उन्होंने भी हमें मेंबर्स नहीं दिए तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए अब सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे रहते हैं। आफ्टर 1990s की बात कर रहा हूं, उससे पहले स्टेट और सेंटर का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता था। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट एक नया जन्म हो गया था उसके बाद, और अब रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए इसमें आपने देखा कि जो फेडरल सिस्टम था हमारा, उसमें गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा लेवल पर मिलती थी, और यहां हमें पता चल गया कि हाँ 2 या 2 से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट मिलती भी है और सेंटर और स्टेट एक दूसरे को हेल्प करते भी हैं। तो इसका मतलब फेडरल सिस्टम हमारे यहां प्रैक्टिस में है। सो स्टूडेंट, दिस